सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, खासकर जो डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या इसका दूसरा नाम था पहले मेंटल रिटार्डेशन। याद रखिएगा, नाम चेंज करके आईडी कर दिया गया। आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सबसे पहले उनका यही होता है, क्या सर एमआर को ही आईडी कहते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, 2019 में मेंटल रिटार्डेशन का नाम चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया, बौद्धिक अक्षमता कर दिया गया था। तो आज जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी, इसके बारे में हम जानेंगे। और सेरेब्रल पाल्सी का अर्थ क्या होता है, इम्पॉर्टेंट परिभाषा क्या है, लक्षण क्या होगा, किस प्रकार से आप जानेंगे कि बच्चे के अंदर सेरेब्रल पाल्सी है, और वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है सेरेब्रल पाल्सी का। तो इतना इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर्स हैं फरवरी में होने की संभावना है। तो दोस्तों काफ़ी सारे आपके कमेंट्स थे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़ा दिए जाएं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, दोस्तों 5 नंबर और 10 नंबर, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कोई भी आप पीछे के पेपर उठा के देख लेंगे तो वहाँ पर आपसे इतने में से ज़रूर पूछा गया है, क्योंकि जो आईडी के स्टूडेंट्स हैं 1 नंबर में अगर पूछेगा तो सेरेब्रल पाल्सी की फुल फॉर्म, 2 नंबर में सेरेब्रल पाल्सी का अर्थ या परिभाषा, 5 नंबर और 10 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, लक्षण, वर्गीकरण, सेरेब्रल पाल्सी, परिभाषा और अर्थ। यानी कि और दोस्तों जितने भी आईडी के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, दोनों साल आप लोगों को यह टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। और जो एचआई के स्टूडेंट्स भी हैं इनको भी यह टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके में यह टॉपिक है, जिनके सिलेबस में यह टॉपिक है, देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए किस प्रकार से याद किया जाता है और कैसे आप लोग याद करेंगे, किस प्रकार से बच्चे को देखकर आप पहचानेंगे क्या लक्षण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और चैनल पर यदि नए थे और वाकई अगर आपको लगता है कि चैनल हमारा आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक कीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। केवल और केवल मैं आपसे केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ, शेयर करना अपने अभ्यर्थियों के पास, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि पेपर सबके हैं, सबको तैयारी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सेरेब्रल पाल्सी के अर्थ पर, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ क्या होता है। जैसा कि सेरेब्रल पाल्सी को अगर हम 2 वर्ड में बांट लें, पहला हुआ हमारा सेरेब्रल और दूसरा क्या हुआ, पाल्सी। तो सेरेब्रल का अर्थ क्या होता है, मस्तिष्क के दोनों भाग। देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, और जो जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने उनको ले रखा है इसमें। और पाल्सी का अर्थ क्या होता है, ऐसा विकार या क्षति जो शरीर के गति को नियंत्रित करती है या क्षतिग्रस्त करती है। पाल्सी का अर्थ हो गया ऐसा विकार या क्षति जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है। जो शरीर जब मोशन करता है, गति करता है, तो उसकी जो गति होती है उसको क्षतिग्रस्त करती है। क्षति क्यों कहा जाएगा, अब इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इसको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि बढ़ता तो है नहीं, तो रोका जा सकता है इसको, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, क्षति कहेंगे। तो आगे देखते हैं, विलियम लिटिल जी और 1760 ईस्वी, यानी कि विलियम लिटिल ने 1760 ईस्वी में सेरेब्रल पाल्सी को पहचाना था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
विलियम लिटिल की। तो ये क्या थे? विलियम लिटिल थे एक शल्य चिकित्सक, याद रखिएगा, शल्य चिकित्सक थे विलियम लिटिल। विलियम लिटिल थे शल्य चिकित्सक। बच्चों में पाई जाने वाली असमानता से संबंधित चिकित्सा की भी चर्चा किसने की थी? विलियम लिटिल ने। और जब इन्होंने 1760 ईस्वी में इसको पहचाना था तो इसका नाम था लिटिल्स रोग। इसके अदर नाम और भी हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। मस्तिष्क का लकवा भी कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं? दिमागी लकवा। दिमागी लकवा भी कहते हैं, यानी दिमाग का लकवा। आप कह सकते हैं दिमाग का वह हिस्सा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को, दिमाग का वह हिस्सा जो बच्चे के हाथ पैर को नियंत्रित करता है, अर्थात हाथ पैर हिलाने, उसको सुनने में, समझने में, या कह सकते हैं जब बच्चों के सीपी हो जाता है तो क्या होता है, जो लार ग्रंथि होती है तो मुंह से लार भी टपका करती है। तो इस प्रकार से वह हिस्सा प्रभावित होता है दिमाग का, जिससे हाथ पैर हिलाने, सुनने, समझने की जो क्षमताएं होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाया करती है। जो हाथ का जो मोशन होता है उसको अगर हम कोई चीज़ पकड़ना चाहेंगे, अभी मैं सब पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी किसी भी चीज़ को अगर पकड़ना चाहेंगे तो हमारा हाथ कांपेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं वे तन जाती हैं किसी स्थिति में, और किसी स्थिति में क्या होगा, बिल्कुल बच्चा सुस्त हो जाता है, यानी कि मांसपेशियां डल हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या कुछ। 3 नाम मैंने आपको बता दिए, लिटिल्स रोग, मस्तिष्क का लकवा, जब 1760 ईस्वी में इसको पहचाना गया था, विलियम लिटिल ने पहचाना था, तब लिटिल्स रोग कहा गया था। उसके बाद में इसको मस्तिष्क का लकवा भी कहा गया, दिमागी लकवा भी कहा गया, और इस समय आप क्या जान रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कहीं पर भी आपको पेपर में अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो आप उठा करके इसको लिख दीजिए, 2 नंबर आपको दे करके जाएगी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार 1986 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा था, सेरेब्रल पाल्सी एक जटिल और अप्रगतिशील अवस्था है। यानी कि अप्रगतिशील का मतलब है अगर बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी हो गई तो उसकी जो विकलांगता का स्तर है वो बढ़ेगा नहीं, यानी कि जिस स्तर में बच्चा एक बार पहुंच गया उसके बाद में जो उसका विकलांगता का स्तर है वह नहीं बढ़ेगा, यानी कि अप्रगतिशील अवस्था है, ऐसा कहा था बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार। जो जीवन के प्रथम 3 वर्ष यानी कि 0 से 3 वर्ष में, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर के 3 वर्ष तक, 0 से 3 वर्ष तक में हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण होती है। अब क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जब जन्म लेते समय बच्चे को उल्टा करके, जब डॉक्टर रोता नहीं है बच्चा, और रुलाया किस लिए आता है, रुलाया केवल इसलिए आता है क्योंकि बच्चे के क्रंदन करने से, बच्चे के रोने से जो ऑक्सीजन है वे बच्चे के सभी अंगों में प्रवाहित हो जाएगा। और एक कारण यह भी होता है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होने का, यानी कि बच्चे के जो अंग हैं अगर उनमें सही टाइम से ऑक्सीजन प्रवाहित नहीं होगा तो मस्तिष्कीय लकवा हो जाएगा, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात हो जाएगा। तो देख लीजिए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य ना होने के कारण कमजोरी से अपंगता होती है। यानी कि जो मांसपेशियां होंगी, मैंने बताया कि वो तन भी सकती हैं और डल भी हो सकती हैं, यानी कि सामान्य बच्चों से की जो मांसपेशियां जिनमें तनाव होता है उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अभी कम किस अवस्था में होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये थी किसके अनुसार, बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य ना होने के कारण कमजोरी तथा अपंगता होती है। तो देख लेते हैं अब प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण किस प्रकार से, अगर आपके सामने कोई बच्चा आपको दे दिया जाए
और आपको ये आपसे यह पूछा जाए कि इसके प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है या नहीं है, तो आप लोग किस प्रकार से लक्षण उसके पहचानेंगे। तो सबसे पहले अगर लक्षण की बात कर लेते हैं हम, तो सेरेब्रल पाल्सी में मैंने इसको सीपी लिख दिया है और 1 नंबर में पूछा जाता है सीपी का फुल फॉर्म। काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, आप लोग तुरंत लिख देंगे सेरेब्रल पाल्सी, ठीक। और फुल फॉर्म आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में ही लिखिएगा, आप लोगों को 1 नंबर आपका वहाँ से पक्का हो जाएगा। 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, 1 नंबर में आपसे जो आपका फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है। इसके बाद में अगर 5 नंबर में आपसे पूछेगा तो वर्गीकरण भी पूछ सकता है कि सीपी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है या लक्षण कितने हैं। तो इस प्रकार से तोड़ तोड़ के भी क्वेश्चंस आते हैं और आईडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों सालों में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा इसको। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण कौन कौन से, देखिए सीपी में सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों का विकास कम व देरी से होता है, यानी कि जब बच्चों में सामंजस्य नहीं होगा, बच्चों की जो मांसपेशियां हैं वो ज़्यादा तन जाएंगी या कम तनेंगी, तो उसमें क्या होगा, इन बच्चों का जो विकास होगा वह देरी से होगा, ठीक, क्योंकि ये सामान्य बच्चों की तरीके से नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं, शरीर में अकड़न होती है व बच्चों को गोद में लेने पर वे अकड़न बढ़ जाती है। शरीर में जब अकड़न होती है तो क्या होता है, जब बच्चों को गोद में लेंगे तब क्या होगा, अकड़न बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका लक्षण था ये हो सकता है। इसके बाद में जन्म से 3 महीने के बाद भी गर्दन का टिका न रह पाना, यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, 3 महीने का हो जाता है, तो क्या होता है, जो उसकी गर्दन होती है यानी कि निक होल्डिंग जिसको बोलते हैं वो टिक जाती है। लेकिन इन बच्चों में ऐसा नहीं देखने को मिलता, यानी कि सीपी बच्चों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और बिना सहारे के बैठ ना पाना, जो जब गर्दन टिक जाएगी और बिना सहारे के जब बच्चा बैठ नहीं पाएगा तो हो सकता हो कि उसमें यह लक्षण भी देखने को मिले और उसके अंदर सीबी यानी कि सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण जो हैं वो पाए जाएं। अब आगे देखते हैं क्या है, बच्चे का अपने शरीर पर कंट्रोल ना होना, जो बच्चे का शरीर होता है उस पर कंट्रोल ना होना। नेक्स्ट है आपका दिनचर्या ना कर पाना, यानी कि दिनचर्या के अंदर कुछ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीवियर कंडीशन में होते हैं, अभी मैं पढ़ाऊँगा। तो उनके अंदर जो दिनचर्या होती है, नहाना, खाना खाना, पानी पीना, ये सब दैनिक क्रियाएं जो होती हैं वे ना कर पाना। अब देख लेते हैं सीपी का वर्गीकरण, कितने भागों में सीपी को वर्गीकृत किया गया और उनके अंदर कितने कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत किया गया, उसके बाद में प्रभावित अंगों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, और लास्ट आपका है चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर सीपी का वर्गीकरण किया गया, यानी कि 3 पार्ट्स में सीपी को बांटा गया। अब देख लेते हैं कि तीव्रता के आधार पर कितने भाग बताए गए। सीपी को तीव्रता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में सीपी को तीव्रता के आधार पर बांटा गया। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दोस्तों। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो सीपी है वह जन्म से पहले भी हो सकता है, समय भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, यानी कि जन्म से पहले, समय और जन्म के बाद में भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंडीशन होती है वह जन्म के समय यानी कि 0 से 3 वर्ष के में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीपी देखने को बच्चे मिलेंगे। अब देख लेते हैं अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यानी कि माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, इसमें गामक व शरीर से संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती है, यानी कि जो बच्चे का, अब गामक के अंदर क्या क्या आ जाता है देख लीजिए, इसमें सूक्ष्म चीज़ें भी आ जाती हैं और दूसरा आपका हो गया स्थूल। सूक्ष्म में हमारे हाथ आ गए और स्थूल में हमारे पैर आ गए, यानी कि अब आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिएगा, गामक के अंदर सूक्ष्म और स्थूल दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि हमारे हाथ भी प्रभावित होंगे, पैर भी प्रभावित होंगे
और कोई काफ़ी जो कंडीशनें होंगी वहाँ पर हमारा कभी कभी पूरा शरीर भी प्रभावित होता है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है उसमें। तो इसमें गामक व शरीर से संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती है, यानी कि जो शरीर में लकवा हुआ होगा वह काफ़ी न्यूनतम होगा। बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, यानी कि इसको कह सकते हैं कि जो जितनी भी इसकी गति करने की क्षमता होगी वह सामान्य बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसीलिए देख लीजिए माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। यह बच्चा विद्यालय में समेकित शिक्षा का लाभ उठा सकता है, यानी कि समेकित शिक्षा का लाभ यह बच्चा उठा सकता है, सामान्य बच्चों के साथ में बैठ कर के या पढ़ सकता है। अब देख लेते हैं जो दूसरा पार्ट बांटा गया तीव्रता के आधार पर, वह था आपका अति अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यानी कि मॉडरेट सेरेब्रल पॉल्सी। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या था। गामक व शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है, यानी कि जो माइल्ड लेवल था उससे अधिक होगा अति अल्प का, मॉडरेट लेवल का। अब बच्चा उपकरणों की मदद से स्वतंत्र हो सकता है, यानी कि उपकरण अगर पैर में उसको कोई दिक्कत आ रही है चलने फिरने में तो हम कैलिपर लगा करके उसको सही कर सकते हैं। कैलिपर आप सभी ने देखा होगा, अगर आप विशेष विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर कैलिपर भी आपने देखा होगा। तो इस प्रकार के जो बच्चे होंगे उनको क्या, जो उपकरण होंगे उनके माध्यम से हम सही कर सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं। कैलिपर होगा और नेक होल्डिंग होगी, तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, उपकरण होते हैं, उसके हिसाब से हम बच्चे को स्वतंत्र कर सकते हैं। इस श्रेणी के बच्चे विशेष विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, यानी कि इस श्रेणी के जो बच्चे होंगे स्पेशल स्कूल में ही पढ़ने जाएंगे अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के। अब देखिएगा जो तीसरी कंडीशन है गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। गामक एवं शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता पूर्णता होती है, यानी कि जो बच्चे का शरीर होगा उससे जो संबंधित विकलांगता होगी पूरी की पूरी होगी, पूरा बॉडी उसकी प्रभावित होगी, यानी कि ये होती है आपकी सीवियर कंडीशन गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। बच्चे को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरों क्या, जब उसके घर में माता पिता होंगे, दादी दादा होंगे तो उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस श्रेणी के बच्चे को नित्य क्रिया, यानी कि जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं, मैंने आपको भी बताया, कपड़े पहनना, ब्रश करना, स्नान करना, खाना पीना आदि दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी मैंने आपको ऊपर भी इसके बारे में थोड़ा बताया था। तो ये कंडीशन कब होती है, जो आपका गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है। यहाँ पर हम बच्चे को उपकरणों के माध्यम से कार्य करा सकते हैं और यहाँ पर उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं जो दूसरा आपका पार्ट आता है प्रभावित अंगों के आधार पर, यानी कि जब प्रभावित अंग थे, हमारा हाथ किस में प्रभावित होगा, हमारा पैर किस में प्रभावित होगा, पूरा शरीर किस में प्रभावित होगा, हाथ पैर किस में प्रभावित होगा, तो अंगों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। अब देख लेते हैं शरीर का कौन सा भाग अथवा हाथ पैर प्रभावित है, इसके आधार पर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का वर्गीकरण किया गया। मतलब कौन सा भाग प्रभावित है या हाथ पैर प्रभावित हैं, इसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा कौन कौन से भाग होते हैं, 5 नंबर में पूछ लेता है कि सीपी का वर्गीकरण कीजिए, तो अब आपको तीनों के तीनों वर्गीकरण लिखने पड़ेंगे। और तीनों वर्गीकरण में आपके कौन कौन से आएंगे, तीव्रता के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर और चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर। तो बिल्कुल भी आप देख लीजिए मोनोप्लेजिया सबसे पहला जो प्रभावित अंगों के आधार पर था, उसका जो सबसे पहला पार्ट है वह है मोनोप्लेजिया। व्यक्ति का कोई एक हाथ या पैर प्रभावित होगा। मोनोप्लेजिया के अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत व्यक्ति का कोई एक हाथ प्रभावित होगा या एक पैर प्रभावित होगा। याद कैसे करेंगे, वैसे तो सभी अपना बताया करते हैं, लेकिन मोनो इसको आप हाथ मान लीजिए और नो को आप पैर मान लीजिए।
यानी कि मोनो, एक हाथ या एक पैर प्रभावित होगा। बाकी आप कैसे भी याद कर सकते हैं। अब हेमी आ गया, दूसरा आपका क्या था, हेमीप्लेजिया, यानी कि इसमें एक ही तरफ के हाथ व पैर प्रभावित होंगे। यानी कि जब कोई भी बालक होगा, इसके 2 पैर 2 हाथ हो गए, बालक थोड़ा अच्छा नहीं बना है, तो इसका क्या होगा, इसके तरफ एक ही तरफ के, या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, एक ही तरफ के हाथ और पैर प्रभावित होंगे, तो हो जाएगा वो हेमीप्लेजिया। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए डायप्लेजिया। अब डायप्लेजिया के अंतर्गत क्या क्या होता है, इसमें ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, परंतु कभी कभी हाथ प्रभावित होते हैं। यानी कि जो बंदा है, बालक है, इसके या तो दोनों हाथ प्रभावित होंगे या तो दोनों पैर प्रभावित होंगे, ये आएगा डायप्लेजिया के अंतर्गत। अब देखिए पैराप्लेजिया, नाम से स्पष्ट है, पैराप्लेजिया यानी कि दोनों पैर प्रभावित होंगे। और डायप्लेजिया में क्या था, दोनों पैर भी प्रभावित हो सकते हैं, परंतु कभी कभी हाथ भी प्रभावित होते दिखता है इसमें, यानी कि पैरों के साथ साथ हाथ भी प्रभावित होते दिखते हैं इसमें। लेकिन पैराप्लेजिया में केवल और केवल दोनों पैर ही प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। अब आ गया सबसे जो सरल था, क्वाड्रिप्लेजिया। इसके अंतर्गत दोनों हाथ दोनों पैर, यानी कि दोनों हाथ दोनों पैर जब आ गए तो आपका हो गया पूरा शरीर प्रभावित होता है। फिर से देख लीजिए एक बार। मोनोप्लेजिया में आपका क्या था, मैंने आपको बताया मोनो, यानी कि एक हाथ और एक पैर। हेमीप्लेजिया आधा धड़, या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड। डायप्लेजिया में क्या था, जिसमें ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं और थोड़ा थोड़ा हाथों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो डायप्लेजिया हो जाएगा। पैराप्लेजिया में केवल और केवल दोनों पैर। क्वाड्रिप्लेजिया में आपका पूरा शरीर आ गया। अब देख लेते हैं चिकित्सक के आधार पर, यानी कि चिकित्सकों ने कितने भाग बताए, और देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सकों ने इसको 4 भागों में बांटा। चिकित्सकों ने इसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहला जो आपका था स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी के अंतर्गत इसका अर्थ है कड़ी या तनी हुई मांसपेशियाँ। स्पास्टिसिटी का अर्थ क्या होता है, कड़ी हुई या तनी हुई मांसपेशियाँ। इसमें गामक कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई या धीमापन महसूस होता है। जो गामक कुशलताएँ होती हैं उसमें प्राप्त करने में कठिनाई होती है या धीमापन महसूस होता है। बच्चे क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, बच्चे सुस्त होते हैं। और जो इसका एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो इसमें छूट गया है, देख लीजिए। बच्चा जब क्रोध की अवस्था में होगा, यानी कि बच्चा जब क्रोध होगा या उत्तेजित होगा, तो मांसपेशियों में कड़ापन भी आ जाता है। यहाँ पे अपना पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। बच्चा जब क्रोध की अवस्था में होगा या उत्तेजित होगा तो क्या करेगा, उसका जो मांसपेशियों का कड़ापन है वह बढ़ जाता है। अब ऐसे ही मान लीजिए किसी को क्रोध आता है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो तन जाती हैं, तो ऐसे ही उस बच्चे के साथ में होगा जो स्पास्टिसिटी के अंतर्गत आता है। पीठ के बल लेटने पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीठ के बल लेटने पर बच्चे का सर एक तरफ घूम जाएगा और जो पैर होंगे वह अंदर की ओर मुड़ जाएंगे। यानी कि सर एक तरफ घूम जाएगा, जो सर होगा वह एक तरफ घूम जाएगा और जो पैर होंगे वह अंदर की ओर मुड़ जाएंगे। तो यह आपका हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं एंथेटोसिस के अंतर्गत। इसका अर्थ है अनियमित गति। एंथेटोसिस का क्या है अर्थ है, अनियमित गति, यानी कि ए से एंथेटोसिस और आ से अनियमित गति। अब मांसपेशीय तनाव समान होता है और क्या होगा, शरीर की गति के साथ तनाव बढ़ता जाता है। यानी कि शरीर की गति जब होगी तो उसके साथ में तनाव बढ़ता जाता है, अनियमित गति करता रहता है। जब बच्चा, मान लीजिए जब बच्चा अपनी इच्छा से कोई अंग हिलाएगा तो
उसका शरीर जो होगा वह फड़फड़ाने लगता है। यानी कि जो अंग उसका होगा, कोई भी अगर चीज़ को पकड़ने जा रहा है तो ये मान के चलिए उसके हाथ से अगर पकड़ेगा तो पूरा का पूरा शरीर उसके तड़फड़ाने लगेगा, हिलने लगेगा, कंपन करने लगेगा। तो ये आएगा आपका एंथेटोसिस के अंतर्गत। अब देखते हैं एटेक्सिया। इसमें क्या होता है? अस्थिर एवं अनियंत्रित गति, अस्थिर एवं अनियंत्रित गति, ये था आपका एटेक्सिया के अंतर्गत। देखिएगा, इसमें बच्चे का शरीर संतुलन खराब रहता है। ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं तथा मांसपेशीय तनाव कम होता है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि मांसपेशियों का या तो तनाव बढ़ जाएगा या तो तनाव कम हो जाएगा। जो एटेक्सिया की अंतर्गत क्या आएगा? मांसपेशीय तनाव जो होगा वह कम होता है तथा गामक विकास जो होता है वह पिछड़ा होता है। जाहिर सी बात है, अगर मांसपेशियों का तनाव ज़्यादा होगा या कम होगा तो गामक विकास जो होगा वह पिछड़ा होगा। गामक को आपको डेफिनेशन देने की अब ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब ही है सारी की सारी, यानी कि जो 3 आपके बचे थे सब इसी में आ गए। स्पास्टिसिटी भी आ गया, एंथेटोसिस भी आ गया, एटेक्सिया भी आ गया। में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में मिले हुए दिखते हैं तो वे बच्चे मिश्रित प्रकार का पुनस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित बच्चे कहलाते हैं। यानी कि जब मिक्स्ड में तीनों आ जाएंगे, आपके स्पास्टिसिटी भी आ जाएगा, एटेक्सिया भी आ जाएगा, एंथेटोसिस भी आ जाएगा, जब इनके सबके लक्षण बच्चे में देखने को मिलते हैं तो क्या होगा? मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी कहलाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा चिकित्सक के आधार पर 4 प्रकार का, और जब आपने प्रभावित अंग किए तो 5 प्रकार के। इसके ऊपर आपका जो था तीव्रता के आधार पर आपके 3, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो ये आपके 3 वर्गीकरण थे। आपको मैंने जितना भी बताया लगभग आपके समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को 10 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर में मैंने आपको बताया 1, 2, 5 और 10 नंबर में ज़रूर आता है। यह टॉपिक आप अपना तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर और भी आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं तो वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 1-2 लोगों के कमेंट से कुछ नहीं होने वाला। जब ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आएंगे, लगभग में 20-30 लोगों के आ जाएं अगर एक टॉपिक के लिए, तो उस टॉपिक को आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।